हाँ जी, हमारी क्लास चल रही थी एनसीईआरटी की पेज बाय पेज सीरीज की, जिसमें हमने 12th क्लास का चैप्टर शुरू किया था इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला हमारा कंप्लीट हो नहीं पाया था, इसलिए आज इस सेकंड क्लास में हम खाद्य श्रृंखला की बातें करेंगे। देखिए, खाद्य श्रृंखला के अंदर हमने अभी तक देखा है कि विभिन्न प्रकार के पोषक स्तर थे, ठीक है, जिसमें उत्पादक उपभोक्ता थे। और उस खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था उसमें उष्मागति के दोनों नियमों का पालन हो रहा था और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय था, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो खाद्य श्रृंखला है ये वापस दो प्रकार की होती है। एक होती है चारण खाद्य श्रृंखला और एक होती है अपरदी खाद्य श्रृंखला, ठीक है, उनकी बात करेंगे। फिर थोड़ी सी बातें करेंगे खाद्य जाल की, और फिर टॉपिक रहेगा हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड के ऊपर, ठीक है। देखिए, खाद्य श्रृंखला जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन, ये फूड चेन दो प्रकार की है, दो प्रकार की दे रखी है आपके एनसीईआरटी ने। दो प्रकार में हम बात करें तो सबसे पहले जो दे रखे हैं वो है चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला, ठीक है, शॉर्टकट में से ग्रासिंग फूड चेन जीएफसी करते हैं। और एक दे रखी है अपरदी खाद्य श्रृंखला, ठीक है, अपरदी खाद्य श्रृंखला डीएफसी शॉर्टकट में, ठीक है। इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चारण खाद्य श्रृंखला की बात करें, हम अंतर के रूप में ही बात कर लेते हैं। जो चारण खाद्य श्रृंखला है, ये जो खाद्य श्रृंखला है ये मोस्टली उत्पादक के ऊपर निर्भर करती है, प्रोड्यूसर के ऊपर, ठीक है, उत्पादक पर निर्भर करती है चारण खाद्य श्रृंखला। जबकि जो अपरदी खाद्य श्रृंखला है ये मोस्टली अपरद यानी डेट्रीवॉर्ट्स के ऊपर उस पर निर्भर करती है। अपरद का मतलब होता है मृत कार्बनिक पदार्थ, इसके ऊपर ये निर्भर रहती है, ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थ के ऊपर। हम खाद्य श्रृंखला के प्रकारों की बात कर रहे हैं। पहला आता है चारण खाद्य श्रृंखला और दूसरी आती है अपरदी खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला मोस्टली उत्पादक से शुरू होती है और अपरदी खाद्य श्रृंखला अपरदों से शुरू होती है, यानी डेट्रीवॉर्ट से शुरू होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से, ठीक है। अब देखो, चारण खाद्य श्रृंखला है ये मोस्टली सौर ऊर्जा के ऊपर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना कि चारण खाद्य श्रृंखला है ना, ये सौर ऊर्जा पर निर्भर रहती है। और इसके अंतर्गत जो मुख्य आती है वो है जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र वाली खाद्य श्रृंखला, ठीक है। और इसके अंदर आती है स्थलीय पारितंत्र की मुख्य, ठीक है, स्थलीय पारितंत्र। ये इतना सा टॉपिक उसका बाकी रह गया था, ठीक है। अब बात करें तो जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती है तो बनता है खाद्य जाल। क्या बनता है? खाद्य जाल। नेक्स्ट टॉपिक आता है खाद्य जाल। खाद्य जाल को इंग्लिश में कहते हैं फूड वेब। फूड वेब। जो खाद्य जाल होता है वो किससे मिलकर बनता है? तो जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में गूंथ जाती है, मिल जाती है, फूड चेन, तो फूड के चेन के आपस में मिलने से बनता है खाद्य जाल, ठीक है। और किसी इकोसिस्टम के अंदर अगर खाद्य जाल जितना जटिल होगा, फूड वेब जितना जटिल होगा, वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। तो खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है। पहली होती है जीएफसी यानी ग्रासिंग फूड चेन, और दूसरी होती है डीएफसी यानी डेट्रीवॉर्ट्स फूड चेन, अपरदी खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला उत्पादक के ऊपर निर्भर रहती है, जबकि अपरदी खाद्य श्रृंखला अपरद यानी मृत कार्बनिक पदार्थ के ऊपर निर्भर रहती है। चारण खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा के ऊपर निर्भर है, और इसकी मुख्य श्रृंखला आती है वो जलीय इकोसिस्टम की आती है, और इसमें आती है स्थलीय पारितंत्र की, ठीक है। खाद्य जाल कैसे बनता है? तो खाद्य जाल बनता है खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से बनता है, और किसी इकोसिस्टम के अंदर अगर खाद्य जाल जितना ज्यादा स्थायी है तो वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। फिर दो शब्द हैं आपके सामने, एक है स्टैंडिंग क्रॉप यानी स्थायी फसल, ठीक है, स्थायी फसल या स्टैंडिंग क्रॉप, सॉरी, इसको हिंदी में कहते हैं खड़ी फसल। क्या कहते हैं? खड़ी फसल। खड़ी फसल। खड़ी फसल क्या है? तो देखिए, खड़ी फसल होती है कि कोई जीवो है
जीवों की संख्या या उनका जो जीवभार है वो एक विशेष क्षेत्रफल में पाया जाता है तो उसको कहते हैं हम खड़ी फसल। मतलब एक विशेष क्षेत्रफल में जीवों की संख्या या उनका जो जीवभार होता है उसको हम कहते हैं खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। याद रखना, इसकी परिभाषा मैं लिख लेता हूं आपके सामने कि दो शब्द हैं आपके सामने दे रखे हैं, एक है स्टैंडिंग क्रॉप और एक है स्टैंडिंग स्टेट। देखिए पहला एक शब्द दे रखा है खड़ी फसल, खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप के जीवों की संख्या, जीवों की संख्या या उनका जो जीवभार है, जीवों की संख्या या इनका जो जीवभार है विशेष क्षेत्रफल में, एक पर्टिकुलर एरिया में, तो कहलाता है खड़ी फसल। ठीक है। जबकि एक शब्द है स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट, ये मृदा में पाए जाने वाले पोषक होते हैं, मृदा में पाए जाने वाले पोषक। ठीक है, दोनों का ऊपर ध्यान देना। दो शब्द, एक खड़ी फसल और एक स्टैंडिंग स्टेट। खड़ी फसल का मतलब एक फिक्स, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर जो जीव है उनकी संख्या या उनका जो बायोमास है, उनका बायोमास वो कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप यानी खड़ी फसल। और स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है मृदा में पाए जाने वाले पोषक। ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। वो क्या होते हैं वो देखिए। तो देखो पिरामिड से सीधा सवाल पूछा जाता है कि किसका पिरामिड सीधा होता है और किसका पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, तो वो ध्यान देना। टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड में आपने देखो खाद्य श्रृंखला पढ़ी, खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या है, उनका जो जैवभार है और उनके अंदर जो ऊर्जा है, उन सब का अगर हम आरेखीय निरूपण करें पिरामिड, तो उन्हीं को हम कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। मतलब जीवों की संख्या या उनका जैवभार और उनके अंदर ऊर्जा को दर्शाने वाले जो पिरामिड होते हैं, उन्हीं पिरामिड को हम कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। और ये पिरामिड तीन प्रकार के, एक संख्या के पिरामिड होंगे, एक जैवभार के पिरामिड होंगे और एक ऊर्जा के पिरामिड होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें फूड चेन। आपने खाद्य श्रृंखला पढ़ी, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आपने देखो जीवों की संख्या आती है, जीवों की संख्या है, जीवों का जैव भार होता है बायोमास, और उनके अंदर ऊर्जा होती है। तो ये पिरामिड क्या करते हैं, ये जीवों की संख्या को बताते हैं, उनके जैव भार को बताते हैं और ऊर्जा को बताते हैं। मतलब जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा को दर्शाने वाले जो पिरामिड होते हैं उन्हीं को कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अब ये जो पिरामिड होते हैं, ये पिरामिड सीधे भी होंगे, मतलब सीधा पिरामिड भी बनता है और उल्टा भी बनता है। अब आपको याद रखना कि सीधा कैसे और उल्टा कैसे, किस इकोसिस्टम का सीधा पिरामिड होता है और किसका उल्टा बनता है, ध्यान रखना। सीधे का मतलब है इस प्रकार का पिरामिड, ये सीधा हो गया, और उल्टे का मतलब है इस प्रकार का पिरामिड। ठीक है, ये उल्टा पिरामिड है। इसमें जो सबसे पहले स्तर आता है उसको कहते हैं प्राथमिक पोषक स्तर या प्रथम पोषक स्तर, प्रथम पोषक स्तर। ठीक है, ये वाले। और लास्ट में आते हैं उनको कहते हैं अंतिम पोषक स्तर, अंतिम पोषक स्तर। तो या तो पिरामिड सीधे होंगे या फिर पिरामिड उल्टे बनेंगे। अब आपको तीनों को पढ़ना है। मतलब पहले आपको संख्या के पिरामिड पढ़ना है, फिर आपको जैवभार के पिरामिड पढ़ना है और फिर आपको ऊर्जा के पिरामिड पढ़ने हैं। ठीक है, अब एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जीवों की संख्या के पिरामिड लें तो परिभाषा तो सिंपल है कि ऐसे पिरामिड जो जीवों की संख्या को दर्शाते हैं उनको तो क्या कहेंगे, संख्या के पिरामिड। तो हम पहला बात कर रहे हैं संख्या के पिरामिड, संख्या के पिरामिड।
प्रश्न यहाँ से सीधा और उल्टा के ऊपर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। संख्या के पिरामिड की बात करें तो मोस्टली जो संख्या के पिरामिड होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं। सामान्यतः तो कैसे होंगे? सीधे होंगे। सामान्यतः जो पिरामिड होंगे वो तो कैसे होंगे? सीधे। जैसे आप बात करें तो बात कर सकते हैं, जैसे घास स्थल हो गया, ग्रासलैंड का हो गया, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके अंदर जो पिरामिड होगा वो सीधा होगा। दूसरा हम बात कर ले जलीय पारितंत्र की, तो इसका भी पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा। और तीसरे हम बात करें मरुस्थलीय की, मरुस्थल की, तो इसका पिरामिड भी क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है। लेकिन अपवाद कि किसका पिरामिड उल्टा होगा? अपवाद याद रखना। अपवाद की बात करें तो सबसे पहला अपवाद आता है जो एक वृक्ष पारितंत्र है, यानी ट्री इकोसिस्टम है, वृक्ष पारितंत्र, ट्री इकोसिस्टम। इसमें जो जीवों की संख्या के पिरामिड होंगे ना वो होंगे उल्टे। कैसे होंगे? उल्टा बनेगा, याद रखना। एक तो ये। दूसरा याद करना, परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी पारितंत्र यानी पैरासाइट इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो पिरामिड बनेंगे वो भी कैसा होगा? उल्टा। बाकी जीवों की संख्या के जो मोस्टली पिरामिड होंगे वो हमेशा सीधे होंगे। जैसे घास स्थल है, ग्रासलैंड है, उसमें जीवों की संख्या का जो पिरामिड है वो कैसा है? सीधा है। जलीय पारितंत्र है तो उसके अंदर जो जीवों की संख्या का पिरामिड है वो सीधा होगा। मरुस्थलीय के अंदर है इकोसिस्टम, मरुस्थलीय इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें भी जीवों की संख्या के पिरामिड सीधा होगा। लेकिन अपवाद एक तो ट्री इकोसिस्टम और एक है पैरासाइट इकोसिस्टम, जिसमें जीवों की संख्या के पिरामिड कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। ये याद रखना। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी आती है हम जैव भार के पिरामिड। तो जैव भार के पिरामिड भी मोस्टली तो सीधे ही होंगे। मोस्टली जैव भार के पिरामिड कैसे होते हैं? सीधे ही होते हैं। यहां पर कर देते हैं, ये दूसरे नंबर का जैव भार के पिरामिड, जैव भार। तो जो जैव भार के पिरामिड होते हैं ये भी सामान्यतः कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। सीधे होंगे, सीधे बनेंगे। सीधे का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, देखो इस प्रकार से ये पिरामिड जो जीवों की संख्या का है ये ऐसा सीधा बनेगा। तो इसमें भी जैव भार के पिरामिड की बात करें तो मोस्टली कैसा होता है? सीधा होता है, ऐसे। लेकिन अपवाद इसका भी है जिसमें सीधा नहीं है। अपवाद है इसका जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र। इसका पिरामिड कैसा होगा? उल्टा बनता है। कौन सा पिरामिड? जैव भार का। तो जलीय इकोसिस्टम है, एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है उसमें जो जैव भार यानी बायोमास का जो पिरामिड है वो कैसा है? उल्टा है। बाकी मोस्टली सीधा होगा, जैसे घास स्थल का सीधा होगा, मरुस्थल का सीधा होगा, वन का सीधा होगा। बाकी जलीय इकोसिस्टम है उसका, जलीय पारितंत्र है उसका पिरामिड, जीवों का जो जैव भार है उसका पिरामिड हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, याद रखिए। फिर तीसरे पिरामिड आते हैं ऊर्जा के पिरामिड। जो ऊर्जा के पिरामिड है वो हमेशा सीधे होंगे, ये याद रखना। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा ऊर्जा के पिरामिड। कैसे? तो देखिए इस प्रकार से ये ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनेंगे। तो याद रखें, पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? तो जीवों की संख्या, उनके जैव भार और ऊर्जा को दर्शाने वाले जो पिरामिड होते हैं उनको तो कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। फिर पहले हम बात कर रहे हैं जीवों की संख्या के पिरामिड। तो जीवों की संख्या के जो मोस्टली पिरामिड होते हैं वो सीधे होते हैं। ठीक है। और अपवाद है इसका वृक्ष पारितंत्र, जो ट्री इकोसिस्टम है इसमें जीवों की संख्या का जो पिरामिड है वो उल्टे होंगे। और परजीवी इकोसिस्टम है उसमें भी जीवों की संख्या के पिरामिड उल्टे होंगे। जैव भार का पिरामिड जो मोस्टली सीधा होता है, लेकिन अपवाद इसका एक है जलीय इकोसिस्टम, मतलब जलीय जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जैव भार का जो पिरामिड है वो उल्टा बनेगा। तीसरा आता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा का हमेशा ऊर्जा के पिरामिड सीधे होंगे। ठीक है। फिर एक नियम आता है जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी दशांश का नियम या 10% का नियम, जो कि एक वैज्ञानिक है लिंडमैन, इन्होंने दिया था, इस वजह से इसे लिंडमैन का 10% का नियम भी कहते हैं। ठीक है। देखिए क्या कहता है वो नियम, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें पारिस्थितिकी दशांश का नियम।
इसका दूसरा नाम है, जैसे इसका दूसरा नाम है 10% का नियम। ठीक है, दोनों नाम इसी के हैं। ये जो नियम है ये एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम है लिंडमैन। इन्होंने बताया कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पर, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो जीव उस ऊर्जा का 90% यूज तो खुद कर लेता है और 10% ऊर्जा को आगे पोषक स्तरों पर क्या करता है, स्थानांतरित करता है। मतलब हर एक पोषक स्तर पर जो जीव होंगे वो 90% ऊर्जा का उपयोग 90% ऊर्जा का उपयोग तो खुद कर लेते हैं और बची हुई 10% ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर। कैसे, तो देखिए आपके सामने मैं एक चार्ट बना रहा हूं। जैसे ये है हमारे उत्पादक, उत्पादक के बाद में यहाँ पर आएंगे मान लो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आएंगे तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर। तो मान लीजिए कि उत्पादक स्तर पर 1000 जूल ऊर्जा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर ये कितनी जाएगी, 100 जूल जाएगी। द्वितीय उपभोक्ता के अंदर कितनी जाएगी, 10 जूल जाएगी। और सर्वोच्च उपभोक्ता के अंदर कितनी जाएगी, एक जूल जाएगी। मतलब हर पोषक स्तर पर 90% ऊर्जा का उपयोग तो खुद जीव कर लेता है और सिर्फ आगे कितनी ट्रांसफर करता है, 10% करता है। इसी वजह से इसे पारिस्थितिकी दशांश का नियम या 10% का नियम करते हैं। ठीक है, मतलब हर एक पोषक स्तर पर जीव 90% ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक जीवन की जो विभिन्न उपापचय क्रियाएं होती है उनको करने के लिए यूज कर लेता है और बची हुई 10% जो ऊर्जा होती है उसको अगले पोषक स्तर पर क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लीजिए वापस। सबसे पहले हम बात करें तो हमने खाद्य श्रृंखला के पहला प्रकार पढ़ा था चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रासिंग फूड चेन। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। चारण खाद्य श्रृंखला है ये मोस्टली उत्पादक से शुरू हो रही थी यानी प्रोड्यूसर से शुरू हो रही थी। ठीक है, दूसरी बात ये मोस्टली सौर ऊर्जा पर निर्भर रहती है। ठीक है, और तीसरी इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें सबसे बेस्ट आती है वो है जलीय पारितंत्र। ठीक है, दूसरी खाद्य श्रृंखला हमने देखी डीएफसी यानी अपरदी खाद्य श्रृंखला जो मोस्टली अपरद से शुरू हो रही थी। अपरद का मतलब है मृत कार्बनिक पदार्थ। और इसके अंदर जो मोस्टली खाद्य श्रृंखला आती है वो है स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र की। फिर हमने देखा खाद्य जाल, फूड वेब। फूड वेब होता है, वो फूड वेब बनता कैसे है, तो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है, खाद्य जाल। खाद्य जाल जितना जटिल होगा वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि जीवों को भोजन के अनेक स्रोत मिल जाते हैं खाद्य जाल में। ठीक है, फिर बात करें तो हमने इसके बाद में पढ़ा पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के थे। पहला था जीवों की संख्या के पिरामिड, दूसरा था जैव भार के पिरामिड और तीसरा था ऊर्जा के पिरामिड। पिरामिड 2 प्रकार के बन सकते हैं, या तो सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा। संख्या के पिरामिड मोस्टली सीधे होते हैं लेकिन इसका अपवाद है, जैसे वृक्ष है, एक ट्री इकोसिस्टम है तो उसमें जो जीवों की संख्या का पिरामिड है वो उल्टा बनेगा। और एक है परजीवी परजीवी इकोसिस्टम है तो उसमें भी जीवों की संख्या का जो पिरामिड है वो उल्टा बनेगा, बाकी मोस्टली सीधा बनेगा। जैव भार के पिरामिड भी मोस्टली सीधे बनेंगे लेकिन अपवाद क्या है, एक जलीय पारितंत्र, उसके अंदर जैव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा और ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनेंगे। फिर हमने देखा पारिस्थितिकी दशांश का नियम या 10% का नियम दिया किसने, लिंडमैन ने दिया। लिंडमैन ने क्या बताया कि हर एक पोषक स्तर पर जो जीव होता है वो 90% ऊर्जा का उपयोग खुद कर लेता है अपने दैनिक जीवन की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को करने में और 10% ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये हमारी क्लास थी। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, नेक्स्ट बिंदु पारिस्थितिकी अनुक्रमण ने इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।